यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं है, हम इस देश के मालिक हैं। सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था क्या? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्त का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया? और ये बात करेंगे कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? उन्होंने कहा, चले गए, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे? हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूं 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया। और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डीनोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डीनोटिफाई करके देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे जेपीसी के मेंबर लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या था? 1911 की जो ब्रिटिशर्स ने जमीन लिया
बैठ जाइए लाल जी, सुन लीजिए पूरी बात, आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1911 में जो जमीन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया राजधानी के लिए, 1911 के बाद 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा, जो 1911 की ब्रिटिशर्स की जमीन एक्वायर थी, कि ये वक्फ बोर्ड की है। 1970 में तो वो जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, ये शायद देश में नहीं दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि जो ब्रिटिश एक्वायर करके कंपनसेशन दे गए हो, उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें मिल नहीं रहे वैसी साहब। माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, बल्कि हकीकत यह है विपक्ष गुमराह नहीं कर रहा इस बिल के ऊपर, बल्कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस सदन को, आप लोग गुमराह कर रहे हैं इस समाज को, इस देश को। आपकी सरकार का नारा था का सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूं, ये आपका नारा खोखला है। मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान पहुंचाने की आपकी मंशा साफ हो गई है। माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि जब वो चुनाव में गए थे तो उनसे कहा गया कि वक्फ बिल को लेकर के आया जाए, इसलिए लाए हैं। तो चुनाव के समय तो उनसे ये भी कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाए, महंगाई कम की जाए, भ्रष्टाचार कम किया जाए। हमारे लोगों को उस चीज की जरूरत है, वो क्यों नहीं देते? मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है, इस देश का मुसलमान वफादार है, इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है। और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। देश का जब बंटवारा किया था माननीय अध्यक्ष जी, तो उस वक्त अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के, सारे धर्मों के लोग मिलकर के इस देश की तरक्की की बात करें। सर, बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? सर, यही नहीं, कल क्या आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर आकर मैंने अभी बार सुना था कि आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकने वाले हैं, तो दे दोगे क्या? बता दिया। और यही नहीं सर, एएसआई संरक्षित स्मारकों पर भी सर यही नहीं सर, कर्नाटक में 53 ऐतिहासिक स्मारकों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी? अध्यक्ष महोदय, ये जो इस बार जो वक्फ बिल आया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। और नाकामी कोई एक आध नहीं है, मैं कई नाकामियां बता सकता हूं।
अभी मैं माननीय सदस्यों को सुन रहा था, वो पुराने कई बिल उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं। मुझे याद है मैं उत्तर प्रदेश में उस समय था और मुझे लगा कि शायद इनकी वो बात ठीक होगी। एक ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर के आए थे और फैसला ये लिया था आधी रात के आज के बाद नोट नहीं चलेंगे, नोट बंद हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, उस नोटबंदी नाकामी के बारे में भी तो चर्चा हो जाए कि अभी भी न जाने कितनी जगह पर कितना रुपया निकला जा रहा है, कितना निकल करके आ रहा है। केवल नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की भी है, नाकामी महंगाई की भी है, नाकामी किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए वो भी इनकी नाकामी है। मुझे याद है एक माननीय मंत्री जी पूरे देश की नदियों के बारे में बीओडी बता रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ये भूल गए कि उनके शहर में, उनके क्षेत्र की जो नदी है उसकी बीओडी क्या है। गंगा क्या साफ हो गई, यमुना क्या साफ हो गई, स्मार्ट सिटी क्या बन गई, क्या गोद लिए हुए गांव इन्होंने गोद से उतार दिए, उनकी क्या दुर्दशा है। क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है, तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनिसिया में नहीं है, इराक में नहीं है, भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है मोदी जी का? क्या गुनाह है हमारा? हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम सबका साथ चाहते हैं, हम आगा खानियों का साथ चाहते हैं, हाँ हम बोहरा समाज का साथ चाहते हैं, हम पसमंदा समाज का जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमान समाज में उसका साथ चाहते हैं, हाँ हम चाहते हैं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व हो। क्या ये गलती है? क्या मोदी जी गलती कर रहे हैं? आप बताइए। हम सबका विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं वक्फ औलाद के अंतर्गत जब आपकी फैमिली लाइन समाप्त होती हो उस समय अगर एक बेवा हो, उस समय यदि तलाकशुदा महिला हो, उसको नजरअंदाज करते हुए किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ पे पास नहीं जानी चाहिए। ये इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। सर, मेरा तो मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर, पूरा का पूरा मिसलीडिंग।
2023 में सर, सरकार 24 में आई, ये खुद 24 के बीच में इन्होंने अपना बिल लाया। 23 सन के वर्ष में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुंबई में हुई 13 जुलाई, दिल्ली में हुई 21 जुलाई को, लखनऊ में हुआ 24 जुलाई को, दिल्ली में 2 बार हुआ 20 सितंबर और 7 नवंबर को। मैं आदरणीय सरकार से दरखास्त करूंगा कि इन 5 सरकारी मंत्री जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका मिनट्स टेबल पे रखे। एक भी मीटिंग में नया वक्फ अमेंडमेंट बिल चाहिए उसका जिक्र भी नहीं हुआ था।